जो कि है जस्टिस एंड इक्वालिटी। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो अफजाल खान एडवोकेट साहब हैं और उनके असिस्टेंट मलिक सकलैन अवान साहब मौजूद हैं यहाँ पर। आज का जो हमारा बेसिकली लॉ पॉइंट पर टॉपिक है वो है किडनैपिंग का, और किडनैपिंग के ऊपर जो ब्रीफिंग इंशाअल्लाह हम खान साहब से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम। खान साहब बताइएगा कि अगवा से क्या मुराद है? अगवा से मुराद ये है कि किसी भी शख्स को, खा वो बालिग हो या नाबालिग हो, अगर नाबालिग हो तो उसकी लीगल गार्डियनशिप से, उसकी माँ से, उनके बाप से, या किसी भी ऐसे शख्स जिसको उसकी जो परवरिश या हिफाजत की ज़िम्मेदारी जिसके पास हो, उसकी लॉफुल कस्टडी से किसी तरीके से धोखे से ज़बरदस्ती अगवा करके ले जाना। इसके लिए दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं हमारे कानून में। एक होता है किडनैपिंग और एक होता है एब्डक्शन। किडनैपिंग जो होती है वो सिर्फ नाबालिग बच्चों के लिए होती है। मसलन लड़की के मामले में 14 साल और लड़के के मेल की सूरत में 16 साल तक के लोगों को अगर कोई शख्स उनकी लॉफुल कस्टडी से लेकर जाता है तो हम इसे कहेंगे उसको किडनैप किया गया है। और इसके लिए भी कानून में काफ़ी सख्त सज़ा है, 7 साल तक इसको सज़ा हो सकती है। इसके अलावा अच्छा खान साहब, सज़ा इसमें बेसिकली क्या है? इसमें दरअसल अगवा और एब्डक्शन की बहुत सी इकसाम हैं और उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ 7 साल से लेकर उम्र कैद तक, बल्कि कुछ बाद हालात में इसमें जो सज़ा मौत तक भी हो जाती है। इसलिए बड़ी सख्त ताकि इन चीज़ों की हौसला शिकनी की जा सके। तो इसकी इकसाम क्या क्या होती हैं अगवा की? कि अगवा जो एक तो मैंने अर्ज़ किया है कि किडनैपिंग है जो नाबालिग बच्चों की सूरत में, और दूसरा होता है एब्डक्शन। किसी भी शख्स को धोखे से ज़बरदस्ती या वर्गला कर ले जाना, उसको हम एब्डक्शन कहते हैं जी। और एब्डक्शन के मुख्तलिफ पर्पज़ हो सकते हैं, मुख्तलिफ मकासद हो सकते हैं। मसलन उसको धोखे से कहीं पर कन्फाइन रखने के लिए, कन्फाइन को आप उर्दू में कह सकते हैं कि उसको उससे बेजा में रखने के लिए ले जाना, या फिर उससे कोई ऐसी दस्तावेज़ तैयार कराना या उससे प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उसको एब्डक्ट करना। तो ये इसके अलावा एक और बहुत ही इसमें दो सख्त तरीन जो दफ़ात है 361A, 365A और 365B। 365A जो है वो है किसी शख्स को कोई ऐसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी तैयार करने, कोई दस्तावेज़ तैयार करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी तैयार करने के लिए, या फिर उसको अगवा करके ले जाना कि उसके जो लवाहकीन हैं वहाँ से उनसे फिर कोई रकम का तकाज़ा, जैसे आप उसको अगवा बराए तावान भी कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल। इसमें भी उम्र कैद तक सज़ा हो सकती है। तो इसके मुतल्लिक़ दफ़ात जो हैं वो कौन कौन सी हैं? ये 359 से लेकर 365B तक ये तमाम दफ़ात किडनैपिंग और एब्डक्शन के बारे में हैं। और इनमें जो मैंने आखिर में ज़िक्र किया है कि एक 365B है जो कि आम तक बड़ा बर्निंग इशू है कि होता ये है कि यहाँ पर हमारे माशरे में एक बड़ी गलत रस्म चल पड़ी। जब से कुछ मीडिया की कुछ आज़ादी हुई है तो लड़की और लड़के आपस में उनके कोई हो जाते हैं मामले, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं, तो उसके वालिदैन फिर उनके ख़िलाफ़ पर्चे करा देते हैं, जिसको 365B के साथ के किसी भी शख्स को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या धोखे से या ज़बरदस्ती कि उससे शादी कराई जाए, नाजायज़ रस्म किए जाएँ, या कोई और इस किस्म के जो मज़मूम मकासद हों। लेकिन आम तौर पर ये होता है कि इसमें लड़की की भी कंसेंट शामिल होती है। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि हमारा सोशल सेटअप एक ऐसा है कि वहाँ पर लड़कियों को, जो कि हमारा दीन इस्लाम भी कहता है कि उनकी राय पूछी जाती है उनकी शादी के लिए, कि उनकी अपनी मर्ज़ी का लाइफ पार्टनर चुनने की आज़ादी चूँकि हमारे माशरे में बहुत कम है। माँ बाप बाज़ वक़्त अपनी इज़्ज़त का वास्ता देकर या अपने कोई रिश्तेदारी या बचपन में शादियाँ तय की, उसके जब ऐसा मजबूर करते वो फिर अपनी मर्ज़ी से चल, वो उस पर फिर ये 365B का इतलाक़ नहीं होता। लेकिन अगर सचमुच ये साबित हो जाए, ये तो फिर प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ता है कि इसको ज़बरदस्ती इस नीयत से और इसमें इसकी मर्ज़ी
वर्जी शामिल नहीं थी, बिल्कुल सही। तो फिर इस पर 365 का इतलाक़ होगा। इसके अलावा जो मैंने पहले जिक्र किया था कि माँ और बाप, ये भी इसमें बाज़ माँ और बाप के दरमियान भी लिटिगेशन शुरू हो जाती है। फ़र्ज़ किया कि बेटी या बेटा बाप के पास है या माँ के पास है, माँ के मतलब बाप आता है खामोशी से या ज़बरदस्ती बच्चों को छीन कर ले जाता है, तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो है इस बारे में ये कानून जो है वो ये अगवा का उनके ऊपर मुकदमा नहीं बनता। मैं यही आपसे पूछने लगा था कि पेरेंट्स एक दूसरे के खिलाफ जो है वो अगवा का पर्चा या अगवा का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं? इसमें दरअसल ये दोनों ही उसके लॉफुल गार्डियन होते हैं। एक ही अगर गार्डियनशिप में है तो अगर दूसरा उसको कानून को हाथ में लेकर ले जाता है तो उस पर अगवा का पर्चा तो नहीं होगा, लेकिन इसके लिए जो फौरी तौर पर जो रेमेडी हासिल होती है वो हम कहते हैं 491 CRPC के तहत, जिसको कहते हैं हब्स बेजा में रखना। जो तो माँ या बाप दूसरे फरीक के ख़िलाफ़ ये 491 CRPC के तहत चली जाती है अदालत में, केस को अगवा किया गया और ज़बरदस्ती अपनी कस्टडी में रखा गया, तो फिर सेशन जज साहब उस एप्लीकेशन पर उस इलाके के SHO को हुक्म देते हैं कि उस बच्चे को जो शख्स ज़बरदस्ती लेकर गया है उससे हासिल करके अदालत में लाया जाए। वहाँ पर फिर माँ और बाप या जो भी अजीज़ के करीबी जो इस किस्म के दावेदार हों उनका मौक़िफ़ लिया जाता है और फिर बच्चों से भी किसी हद तक उनकी भी राय ली जाती है कि क्या आप कहाँ पर कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन ये जो होता है बाज़ का फौरी तौर पर फ़र्ज़ किया अगर बाप छीन कर ले गया है और सकलिंग चाइल्ड है तो जज साहब जो होते हैं कि फौरी तौर पर उस बच्चे की कस्टडी जो होती है वो माँ को दे देते हैं, क्योंकि स्टॉप गैप के लिए एक अरेंजमेंट होता है आर्जी तौर पर, क्योंकि ऐसा ना हो कि बच्चा जो बाप के पास रहे और एक तवील लिटिगेशन के सिलसिले में फिर वो बच्चे को बेअंदाज नुकसान पहुँच जाए। तो इसलिए इसके लिए फौरी ये रेमेडी है 491 है। और उसके बाद अगर दोनों फरीक माँ या बाप या कोई भी करीबी अजीज जो कि इस किस्म का दावेदार हो वो फिर गार्डियनशिप के लिए वो गार्डियन कोर्ट में जा सकता है। आप 491 के तहत बच्चा दूसरे के हवाले कर भी दिया गया हो तो दोनों में कोई वो फिर 490 सेक्शन 25 गार्डियनशिप के तहत वो अपनी एप्लीकेशन, साथ ही उसको सेक्शन 12 गार्डियन एडवार्ड एक्ट के तहत सेक्शन 12 के तहत भी साथ ही एप्लीकेशन लिखी, उसमें होता है कि बच्चे की फौरी तौर पर मुलाकात करवाई जाती है। और उसको इसके अलावा अगर अदालत ये महसूस करे कि बच्चे का दूसरे फरीक के पास, माँ के पास या बाप के पास रहना ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर उसको फौरी तौर पर उसको सेक्शन 12 के तहत आर्जी तौर पर हवाले कर दिया जाए। लेकिन असल फ़ैसला जो होता है वो तमाम शवाहद को मद्देनज़र रखते हुए, तमाम हक़ाइक़ को, तमाम फैक्टर्स को देखते हुए अदालत जो होती है वो ये देखती है कि इसमें नाबालिग का या बच्चे का जो पैरामाउंट जो कंसिडरेशन के मफाद किस में है, इसमें बच्चे की बात का राय भी ले लेते हैं, इसलिए वो फिर बच्चा मुस्तकिल तौर पर माँ के या बाप के हवाले किया जा सकता है। लेकिन इसमें ये नहीं कि सिर्फ एक ही हकदार, ज़्यादातर माँ को ही हकदार करार देते हैं, लेकिन अगर माँ ने दूसरी शादी कर ली और बाप ने शादी ना की हुई हो तो बाप के पास ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, जबकि माँ चूँकि गैर मर्द के साथ शादी कर लेती है फिर वो हालात वापस अगवा की तरफ ही आते हैं। ये बताइए कि इसमें मकासद क्या क्या हो सकते हैं, बेसिकली अगवा के पीछे पर्पस क्या होता है? इसमें बेशुमार हमारी सोसाइटी में इस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं कि बच्चों को बाज़ औक़ात ये जराइम पेशा लोग अगवा कर लेते हैं, फिर उनके हाथ पांव और अज़ा जो होते हैं उनको तोड़ कर या उनको उनसे मजबूर करके फिर भीख मंगवाने के लिए या उनको कीमत पैसे बहुत ज़्यादा उसमें हासिल करके औरों को बेच देते हैं। कोई इस तरह तावान भी इसी का हिस्सा है? तावान इससे डिफरेंट चीज़ होती है। तावान होता है किसी बालिग शख्स को एबडक्ट करना, वो था किडनैप करना। एबडक्शन जो है इस नीयत से करनी कि उससे कुछ मैं तावान ले सकूँ उनके वारसान से, या कोई उसकी प्रॉपर्टी के कागजात में उससे तैयार करूँ, एक्सटॉर्शन करा लूँ, कोई इसके ज़बरदस्त फोर्सफुली जो है उसमें। इसी तरह कत्ल की नीयत से अगवा करना, इसी तरह
किसी को ज़बरदस्ती शादी के लिए अगवा करना, मुख्तलिफ इसकी इकसाम आ जाती हैं। और इसकी कानून में 7 साल से लेकर फिर मुख्तलिफ जो है इसकी कानून की दफ़ात में 10 साल भी है, उम्र कैद भी है, हत्ता के सज़ाए मौत भी है। ठीक हो गया खान साहब, ज़बरदस्त, आपने बड़े अच्छे तरीके से बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसको एलेबोरेट किया अगवा को, किडनैपिंग को। और नेक्स्ट जो है इसमें इसी के तसलसल को आगे बढ़ाते हुए इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा मदऊ किया जाएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि रिसेंटली आपने यही जो खान साहब फरमा रहे हैं कि 491 की जो कार्रवाई थी, आपने भी इसी तरह से सारा अमल जो है वो देखा, उसमें से गुजरे आप, वो थोड़ा सा एलेबोरेट करें, मेरे व्यूवर्स को बताएंगे कैसे क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करने पड़े जब आपने बैलफ लिया था और फिर आप लेकर गए थे वहाँ पर अदालत से, सारा प्रोसीजर बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मेहर साहब। माइक दे दो। असल में ये एक इंतहाई पेचीदा किस्म का शिक है जिसमें सबसे पहले जो इसके अंदर मेन जो होता है ना, इसके अंदर मकसद होता है बच्चों की बरामदगी। बिल्कुल सही। 490 CPRC का मतलब ये होता है कि बच्चों को जहाँ पे भी बच्चे माँ ने या बाप ने अगर इल्लीगली उनको जो है वो अपने कस्टडी में लिया है, हाँ जी, हमसे बेजा में रखा है, तो उसको हम पहले बरामद करवा के अदालत के सामने पेश किया जाता है। अदालत फिर डिसाइड करती है सब्जेक्ट टू सिचुएशन कि आइदर बच्चे बिल्कुल नाबालिग हैं तो फिर वो माँ के हवाले कर दिए जाते हैं ताकि उनकी जो परवरिश है उसमें कोई खामी न रह जाए। उसके बाद फिर एज पर लॉ माँ को या बाप को जिसने भी अपनी कस्टडी को चैलेंज करना होता है या अपनी कस्टडी को प्रूव करना होता है, वो सेक्शन 25 के तहत गार्डियन एक्ट के तहत वो एक एप्लीकेशन फाइल करता है गार्डियन कोर्ट के अंदर। उस गार्डियन कोर्ट फिर ये डिसाइड करती है कि बच्चा अगर बच्चे की उम्र बहुत कम है या वहाँ के हालात क्या हैं या सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, क्या वो बाप के पास, क्योंकि इसमें जो मेजर फैक्टर है वो है वेलफेयर ऑफ माइनर्स, कि बच्चों की हवालगी जो है वो करने के बाद बच्चों की परवरिश के लिए बेस्ट बेहतरीन जगह कौन सी है, आइदर वो माँ के पास है या बाप के पास है। बेसिकली इस कानून का मकसद यह है कि बच्चों की परवरिश जो है ना उसको बेहतरीन अंदाज में किया जाए। ठीक होगी, बिल्कुल सही है, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत तरीके से आपने भी ब्रीफ किया। नाज़रीन, अगर कोई किसी किस्म का कोई मसला दरपेश है तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर हमसे बात किया करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग आपके सामने रोज़मर्रा के पेश आने वाले जो कानूनी मामलात हैं आपके सामने लाते रहेंगे और एक्सपर्ट्स को भी मदऊ करते रहेंगे। मेरी सीरीज़ जस्टिस एंड इक्वालिटी जो मैं आपके सामने लेकर आया हुआ हूँ, इसमें मुझे आपकी अप्रिसिएशन चाहिए। दुआ में याद रखिएगा अपने होस्ट, अपने दोस्त एडवोकेट उमैर खान को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।